गरीब भेलपुरी वाली की सफलता। रामचरण एक गरीब भेलपुरी वाला था। वो गांव में अपनी बीवी कमला और अपने 2 बच्चों के साथ रहता था और सुबह सुबह एक टोकरे में वो सारा सामान लेकर गली गली गांव-गांव भेलपुरी बेचा करता था और शाम को जो भी आमदन होती अपनी पत्नी कमला को दिया करता था। अरे कमला, कहाँ हो भाई? आ जाओ बाहर, मैं आ गया हूँ। लो पकड़ो आज की कमाई, और हाँ जल्दी से कुछ खाने को दो, मैं थक चुका हूँ। आती हूँ। आप हाथ पैर धो लीजिए, मैं अभी खाना लगाती हूँ। कमला अपने पति के सिर से टोकरा उतारती है और रामचरण द्वारा दिए गए पैसे लेकर घर के अंदर चली जाती है। रामचरण हाथ पैर धो के आता है तो कमला उसे गरम गरम खाना खिलाती है। दोनों बच्चे स्कूल जाते थे। रामचरण काम पे चला जाता था और कमला घर संभालती थी। काम से वापस आ रहा था तभी एक ट्रक ने उसे टक्कर मार दी, जिसमें रामचरण की मौत हो गई। हे भगवान, ये तूने क्या किया? ये मुझे किन बुरे कर्मों की सजा मिली है? अब मैं क्या करूंगी? अपने बच्चों को कैसे अकेले पालूंगी भगवान? अभी कमला ये सब सोच ही रही थी, तभी पड़ोस में रहने वाली श्यामा चाची उससे मिलने आती है और वो कमला से कहती है, रोना बंद कर, अब जो होना था सो तो हो गया। अब उठकर अपने बच्चों की फिक्र कर। चाची, मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कमला की बात सुनकर श्यामा चाची उससे कहती है, अगर तू बुरा ना माने तो एक बात कहूं? हाँ चाची, कहो ना। मेरी चाय की टपरी के पास में जगह खाली है, वहाँ पर तू अपनी भेलपुरी लगा ले। 4 पैसे ही कमाएगी बेटा। कमला श्यामा चाची की बात मान लेती है और अगले ही दिन श्यामा चाची की दुकान के साथ भेलपुरी बनाने का एक ठेला लगा लेती है। अपने पति की तरह कमला भी बहुत अच्छी भेलपुरी बनाती है। उसकी भेलपुरी स्वादिष्ट होने के कारण उसका काम चल निकलता है। अब दूर दूर से लोग उसकी भेलपुरी खाने आने लगते हैं। कमला ने अपने ठेले का नाम रामचरण भेलपुरी का ठेला रखा था। धीरे धीरे कमला का काम इतना बढ़ गया था कि उसे एक भेलपुरी बनाने की फैक्ट्री खोलनी पड़ी और उसने कई कारीगरों को उसमें काम भी दिया। अब कमला लोगों को दुकान में भेलपुरी के अलावा पैकेट में भेलपुरी बनाकर भी बेचने लगी, जिससे कि उसके भेलपुरी की दूर दूर सप्लाई होने लगी और कमला की बनाई भेलपुरी रामचरण भेलपुरी के नाम से कई शहरों में बिकने लगी और कमला के बच्चे एक अच्छे स्कूल में पढ़ने लगे। कमला इतनी कामयाब होने के बाद भी श्यामा चाची को नहीं भूली थी। एक दिन श्यामा चाची जब कमला से मिलने आई तो कमला ने श्यामा चाची से कहा, श्यामा चाची, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे बुरे वक्त में अगर आप मुझे सही सलाह न देती तो आज मेरा ये हाल ना होता। मुझे आपके आशीर्वाद की और आपकी सलाह की उस समय बहुत जरूरत थी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद चाची। कमला की बात सुनकर श्यामा चाची की आंखें भर आई और उन्होंने कमला को गले से लगा लिया। सुंदर नगर में राम और श्याम नामक 2 भाई अपनी माँ के साथ रहा करते थे। उन दोनों का कचौरी का कारोबार था। राम बहुत अच्छी कचौरी बनाया करता था और श्याम बहुत अच्छी सब्जी। राम ने घर में ही कचौरी बनाने की एक मशीन लगाई हुई थी। वो उसमें बड़ी खस्ता कचौरियाँ बनाता और श्याम बाजार में अपनी दुकान में सब्जी के साथ उन्हें बेचा करता था। दोनों का कारोबार बहुत अच्छा चल रहा था। वे अपनी माँ के साथ बहुत खुश थे। राम की शादी हो जाने के बाद उनकी खुशियाँ और भी बढ़ जाती हैं। नई बहू के घर आने पर उनकी माँ राम से कहती है, बेटा, मैं तो चाहती हूँ कि अब बूढ़ी हो चुकी हूँ मैं, तुम और तुम्हारी पत्नी कारोबार संभालो और शाम को भी संभालो। ये सुनकर राम की पत्नी कहती है, क्यों नहीं माताजी? कुछ दिन तो सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन इतना कारोबार देखकर राम की पत्नी के मन में लालच आ जाता है। वो एक दिन राम से कहती है, अजी सुनते हो, सारा दिन कचौरियाँ बनाते हो आप, और ये शाम सिर्फ दुकान पर खड़ा होकर सारा मुनाफा ले लेता है। नहीं बिमला, ऐसा नहीं है। मुझे मेरे भाई और माँ पर पूरा भरोसा है। मैं सब समझती हूँ, माता जी भी इसी का साथ देती हैं। मैं तो कहती हूँ हमें अपना कचौरियों का काम अलग शुरू कर देना चाहिए, नहीं तो इनके गुलाम बनकर ही रह जाएंगे। अपनी पत्नी के बार बार कहने पर राम के मन में भी लालच आ जाता है और वो एक दिन अपनी माँ से कहता है, माँ बस बहुत हुआ,
अब मैं खुद बाजार में कचौरी बेचा करूँगा। अरे अरे बेटा, ये तू कैसी बातें कर रहा है? माँ मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। मैं आज से श्याम को कचौरी नहीं दूंगा। अगर उसे बेचनी है तो खुद कचौरियाँ बनाकर बेचे। अपने भाई और माँ की बात सुनकर श्याम कहता है, भैया अगर तुम ऐसा चाहते हो तो कोई बात नहीं, आप खुद कचौरियाँ बेचो। ये लीजिए दुकान की चाबी। माँ चलो हम कुछ और काम देख लेंगे। चलो श्याम, हमें ही यहाँ से जाना चाहिए। चलो चलते हैं। ऐसा कहकर श्याम और उसकी माँ उनके दूसरे घर में रहने लगते हैं और राम और उसकी पत्नी दुकान में कचौरियाँ बेचने लगते हैं। और इधर माँ श्याम से कहती है, बेटा ये मैंने कुछ पैसे जमा किए थे, बाजार से जाकर एक ठेला खरीद के ले आ। और हाँ, कुछ कचौरियों को बनाने का सामान भी ले आ। हम एक बार फिर से शुरुआत करते हैं। जी माता जी। श्याम ऐसा ही करता है। उसकी माँ कचौरियाँ बनाती है और श्याम सब्जी, और वो दोनों बाजार में कचौरियाँ बेचने लगते हैं। राम कचौरी बनाना तो जानता था, लेकिन वो ये भूल गया कि उसको सब्जी बनानी नहीं आती। घटिया सब्जी के साथ कचौरी बेचने के कारण उनके दुकान की बिक्री कम हो गई और इधर श्याम और उसकी माँ के हाथ की बनाई कचौरी और सब्जी धड़ाधड़ बिकने लगी। अब सभी लोग राम की दुकान से नहीं, श्याम की दुकान से कचौरियाँ खाने लगे। ये देखकर राम को अपनी गलती का एहसास हुआ। राम अपनी पत्नी को लेकर अपनी माँ के पास जाता है और उससे माफी मांगता है। माँ मुझे माफ कर दो, भाई श्याम घर वापस चलो। माताजी मुझे माफ कर दीजिए। राम की माँ उसे माफ कर देती है। श्याम और माँ दोनों वापस घर आ जाते हैं और फिर से पहले की तरह काम करने लगते हैं और वो सभी फिर से खुशहाली से रहने लगते हैं। कुत्तों का ट्रक। चंपक कुत्तों को पकड़ने वाला ट्रक चलाता था। उसका ट्रक सरकार ने उसे इस काम को करने के लिए दिया था। महीने में 2 बार उसे करीब 50 कुत्ते पकड़कर इंजेक्शन लगवाने के लिए दफ्तर ले जाने होते थे। चंपक कुत्ते पकड़ने में माहिर था और वो आसानी से खतरनाक और खूंखार कुत्ते पकड़ लेता था। इसलिए दफ्तर में सब लोग उसकी बात मानते थे। एक दिन उसके ऑफिसर ने उससे कहा, अरे चंपक, शहर के पास बेलापुर नाम का एक छोटा सा कस्बा है। उस कस्बे से कुत्तों के काटने की बहुत शिकायतें आ रही है। तुम वहां चले जाओ और कुत्ते पकड़ कर ले आओ। अरे साहब, इतनी दूर? अगर कई दिन लग गए पकड़ने में तो मुझे कुछ दिन वहीं रहना होगा। इसका खर्चा कौन उठाएगा? अरे तुम्हें इसके पैसे मिल जाएंगे, पर पहले कुत्ते तो पकड़ कर लाओ। चंपक बेलापुर चला गया। अरे ये बेलापुर तो बहुत सुंदर जगह है, यहाँ कुछ दिन तो रहूंगा ही रहूंगा। चंपक ने वहाँ रहना शुरू किया, पर वहाँ उसने एक भी कुत्ता नहीं पकड़ा। एक दिन वहाँ का सरपंच चंपक के पास आया। अरे भाई चंपक, तुम्हें यहाँ आए कई दिन हो गए हैं, तुमने एक भी कुत्ता नहीं पकड़ा। तुम जानते हो ना कि तुम्हारे अफसर का मुझे फोन आया है। मुझे उन्हें सच्चाई बतानी ही होगी। अरे जल्दी क्या है सरपंच जी, अब मैं आ गया हूँ ना, आप लोग चिंता ना करें, मैं सभी कुत्ते पकड़कर ले जाऊंगा। अरे बेटा, सभी लोगों को परेशानी हो रही है, ये कुत्ते आए दिन किसी न किसी को काट लेते हैं। अच्छा पकड़ता हूँ, पर आपको मुझे इसके बदले में कुछ देना होगा। क्या कहा? हमें कुछ देना होगा? क्या क्या चाहिए तुम्हें? देखिए सरपंच जी, आपके यहाँ के कुत्ते बहुत खूंखार और तेज हैं। इन्हें पकड़ने के लिए मुझे खूब मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप मुझे 5,000 रुपये दे दें तो ये काम जल्द हो जाएगा। लेकिन अगर हम तुम्हें पैसे ना दें तो फिर कुछ दिन और रहिए इन कुत्तों के बीच। अच्छा तो ठीक है, मैं कल सुबह तुम्हें पैसे दे दूंगा, लेकिन तुम्हें कल ही कुत्ते पकड़ने होंगे। अगले दिन सुबह ही सरपंच चंपक के पास आ गया। आइए आइए सरपंच जी, पैसे लाए हैं ना? हाँ लाया हूँ, लेकिन देगा कोई और ही। अरे कोई भी दे, मुझे तो बस पैसों से मतलब है। तभी चंपक का अफसर वहाँ आ गया और उसने चंपक की खूब डांट लगाई। चंपक, ये लालच में पड़कर तुमने जो काम किया है, इसके लिए मैं तुम्हें नौकरी से निकाल सकता हूँ। हमें एक और आदमी मिल गया है जो कुत्ते पकड़ने में तुमसे भी ज्यादा तेज है। साहब मुझे माफ कर दीजिए, मैं आइंदा कभी रिश्वत नहीं मांगूंगा। और चंपक ईमानदारी से अपने काम करने में लग गया।
सरपंच चंपक के पास आया। अरे भाई चंपक, तुम्हें यहाँ आए कई दिन हो गए हैं, तुमने एक भी कुत्ता नहीं पकड़ा। तुम जानते हो ना कि तुम्हारे अफसर का मुझे फोन आया है, मुझे उन्हें सच्चाई बतानी ही होगी। अरे जल्दी क्या है सरपंच जी, अब मैं आ गया हूँ ना, आप लोग चिंता ना करें, मैं सभी कुत्ते पकड़कर ले जाऊंगा। अरे बेटा, सभी लोगों को परेशानी हो रही है, ये कुत्ते आए दिन किसी न किसी को काट लेते हैं। अच्छा, पकड़ता हूँ, पर आपको मुझे इसके बदले में कुछ देना होगा। क्या कहा? हमें कुछ देना होगा? क्या क्या चाहिए तुम्हें? देखिए सरपंच जी, आपके यहाँ के कुत्ते बहुत खूंखार और तेज हैं, इन्हें पकड़ने के लिए मुझे खूब मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप मुझे 5,000 रुपये दे दें तो ये काम जल्द हो जाएगा। लेकिन लेकिन अगर हम तुम्हें पैसे ना दें तो फिर कुछ दिन और रहिए इन कुत्तों के बीच। अच्छा तो ठीक है, मैं कल सुबह तुम्हें पैसे दे दूंगा, लेकिन तुम्हें कल ही कुत्ते पकड़ने होंगे। अगले दिन सुबह ही सरपंच चंपक के पास आ गया। आइए आइए सरपंच जी, पैसे लाए हैं ना? हाँ लाया हूँ, लेकिन देगा कोई और ही। अरे कोई भी दे, मुझे तो बस पैसों से मतलब है। तभी चंपक का अफसर वहाँ आ गया और उसने चंपक की खूब डांट लगाई। चंपक, ये लालच में पड़कर तुमने जो काम किया है, इसके लिए मैं तुम्हें नौकरी से निकाल सकता हूँ। हमें एक और आदमी मिल गया है जो कुत्ते पकड़ने में तुमसे भी ज्यादा तेज है। साहब मुझे माफ कर दीजिए, मैं आइंदा कभी रिश्वत नहीं मांगूंगा। और चंपक ईमानदारी से अपने काम करने में लग गया। छोले भटूरे वाले ने खरीदा नया कार। महानंदी नाम के एक गांव में प्रमोद करके एक रसोई था। उसका हाईवे पर एक ढाबा था। उस ढाबे पे वह तरह तरह के पकवान बनाता था, लेकिन सबसे अच्छा वह छोले भटूरे बनाता था। उसके बनाया हुआ छोले भटूरे का बहुत डिमांड था, इसीलिए उसका दाम हमेशा बढ़ा देता था। अरे प्रमोद भाई, तुम्हारे छोले भटूरे तो लाजवाब हैं, लेकिन तुम दिन ब दिन उसका दाम क्यों बढ़ा रहे हो? ऐसा रहा तो आपके ढाबे पर कैसे आएंगे? अरे कैसे आएंगे? अरे आने के लिए तो बहुत साधन है भाई। बाइक पे आ सकते हो, कार पे आ सकते हो, या पैदल आओ। कुछ नहीं तो नया मेट्रो ट्रेन है ना, उस पे भी आ सकते हो। हर महीना तेल और आटे का दाम भी बढ़ रहा है। मर्जी है तो आओ, वरना नहीं, लेकिन यूँ फालतू बातें न करो। एक दिन उसके ढाबे पे एक बहुत बड़ा खतरनाक डाकू सुखविंदर उसके आदमियों के साथ आता है और कुछ खाने के लिए पूछता है। हाँ? सुखविंदर खाने का बहुत शौकीन था। अरे ओ, कौन है भाई यहाँ पर? यहाँ का क्या खासियत है? हमें भी कुछ खिलाओ ना। तभी उसका ही एक आदमी ने बोला, अरे सरदार, यहाँ पर तो छोले भटूरे बहुत फेमस हैं, आपको तो खाना ही होगा। ऐसा बोलकर उसने सबको 2 प्लेट छोले भटूरे ऑर्डर कर लेता है और प्रमोद रोज की तरह सब कुछ बनाकर डाकुओं को देता है। डाकू सुखविंदर वह खाते ही, अरे वाह, लाजवाब है। तुम्हारे हाथ में जादू है प्रमोद भाई। तुम भी हमारे साथ चलो। अब से मेरे डेन में तुम ही रसोई हो। तुमको ही खाना पकाकर देना पड़ेगा। अरे नहीं सरदार, मेरा तो यहाँ पर छोटा सा व्यापार है, घर और बीवी बच्चे भी हैं, उनका क्या होगा? आप खा कर निकलो यहाँ से, पैसे की भी कुछ जरूरत नहीं है। प्रमोद को ऐसा बोलते देख सुखविंदर को गुस्सा आ जाता है। खाना खत्म होने के बाद सुखविंदर के लोग प्रमोद की हाथ उसे भी उनके साथ लेके जाते हैं। सुखविंदर के डेन में हर रोज प्रमोद उनके लोगों को छोले भटूरे बनाकर देता था और तरह तरह के पकवान भी बनाकर देता था। अरे ये इंसान नहीं है, कैसे खाते हैं इतना सारा? मुझे कुछ खाने के लिए भी कुछ नहीं छोड़ते, इसका कुछ न कुछ उपाय ढूंढना पड़ेगा। एक दिन जब प्रमोद खाना पका रहा था, उसको एक जगह बेहोशी की एक दवा मिलता है। वह सोचता है कि उस दवा को खाने में मिलाकर सभी बेहोश होने के बाद वहां से रफू चक्कर होने की प्लान करता है और खाने में
बेहोशी की दवा मिला देता है। सुखविंदर खाना खाते ही अरे ये क्या, मुझे चक्कर आ रहा है। अरे अरे ऐसा बोलकर सुखविंदर और उसके सारे लोग बेहोश हो जाते हैं। तभी प्रमोद वहां से बहुत सारे पैसे लेकर अपना गांव वापस चला जाता है। उसके बाद एक बड़ा सा मकान और बड़ा कार खरीदकर अपने परिवार के साथ आराम से जीने लगता है। सनतपुर नाम के एक